वर्ल्ड के सबसे लग्जरी और एक्सपेंसिव फैशन ब्रांड्स में से गुची भी एक ब्रांड है और इसकी वैल्यूएशन 26 बिलियन डॉलर्स है। लेकिन इसकी शुरुआत उस लड़के ने की जिसने एक होटल में लिफ्ट ऑपरेटर का काम किया। गुची ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका ये छोटा सा लेदर का स्टोर कभी वर्ल्ड का सबसे लग्जरी फैशन ब्रांड भी बन जाएगा। 1986 में ओल्दो गुची को यूएस में टैक्स चोरी के लिए 1 साल की जेल हो जाती है और 1993 में मोरिजियो ने गुची को 170 मिलियन डॉलर्स में क्यों बेच दिया और फैमिली से अलग कोई और ही गुची का 100% शेयर होल्डर कैसे बन जाता है। और मोरिजियो के ऑफिस के बाहर एक शूटर ने मोरिजियो को 3 गोली मारी और उसकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। सबसे पहले बता दूं, ये जो गुची ब्रांड है ये एक इटली का ब्रांड है। तो देखो, अब से 140 साल पहले इटली के फ्लोरेंस में गैब्रिलो नाम का एक आदमी रहता था और 26 मार्च 1881 में इनके घर में गुची का जन्म होता है। गुचियो की मदर जो थी एलेना एक होममेकर और फादर गैब्रिलो लेदर क्राफ्टमैन, यानी लेदर से बने हुए प्रोडक्ट्स बनाते थे और ऐसे इनका घर चलता था और कुछ सालों तक सब ऐसे ही चलता है। और इसके बाद फिर ईयर 1898 में जब गुचियो 17 साल के हुए तो इनके फादर का बिजनेस बंद हो जाता है, तो मजबूरन गुचियो को काम करने के लिए इटली छोड़कर लंदन जाना पड़ता है और लंदन के सेवोय होटल में लिफ्ट ऑपरेटर का काम शुरू करते हैं। और सेवोय जो कि एक फेमस होटल था, तो यहाँ बड़े बड़े रिच लोग इस होटल में आते थे। तो ये रिच लोग अपने साथ लग्जरी ट्रेवल बैग, महंगे कपड़े, हैट्स वगैरह पहन के इस होटल में आते थे और गुचियो इन सब चीजों को नोटिस करते थे। और इसके बाद कुछ टाइम के लिए गुचियो एक फ्रेंच ट्रेन कंपनी वैगन लिट्स में भी काम करते हैं और यहाँ इनका काम ट्रेवलर्स के सामान को मैनेज करना था। लेकिन यहाँ भी गुचियो वही सेम चीजें नोटिस करते हैं जो सेवोय होटल में करते थे, रिच लोगों की इम्पोर्टेड चीजें। और ऐसे यहाँ से गुचियो को एक विजन मिल चुका था कि उन्हें आगे क्या काम करना है। और ईयर 1902 में लंदन से इटली वापस आ जाते हैं और वापस आकर एडा केलवेली नाम की एक लड़की से शादी करते हैं और इसके बाद इटली की लेदर इंडस्ट्री में काम करना शुरू करते हैं और साथ ही थोड़े थोड़े पैसे भी जमा करते हैं। और करीब 16 साल तक ये बड़ी मेहनत से काम करते हैं, सीखते हैं और इसके बाद ईयर आती है 1921 तक ये इतने पैसे जमा कर चुके थे कि अपना खुद का एक छोटा सा स्टोर खोल सके। तो ये इटली के फ्लोरेंस में विया डेला विग्नानोवा नाम की एक लोकेशन पर गुचियो अपना एक छोटा सा लेदर का स्टोर खोलते हैं, जिसमें ये लेदर के हॉर्स राइडिंग गियर, ट्रेवल बैग्स जैसे प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं। और 16 साल तक काम सीखने के बाद ये अपने प्रोडक्ट को इतना यूनिक, सुंदर और ड्यूरेबल बनाने लगे कि थोड़े ही टाइम में इनके ये प्रोडक्ट इस पूरे एरिया में फेमस हो गए। और वो इसलिए उस टाइम पर मोस्टली रिच लोग ही ट्रेवल करते थे, तो उनकी तरफ से गुचियो के बनाए लेदर के हैंडमेड बैग्स को बहुत पसंद किया जाता है और ऐसे इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगती है। तो गुचियो कुछ लोकल मनी लेंडर से पैसे लेकर इम्पोर्टेड मटेरियल जैसे लेदर की कमी को पूरा करते हैं और अपनी एक टीम भी तैयार करते हैं ताकि ये डिमांड को पूरा कर सके। और ये अपने प्रोडक्ट को हैंडमेड ही बनाते थे। लेकिन अब आगे जो होने वाला था, जिससे ये एक छोटा सा स्टोर एक बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड बन जाएगा। तो देखो, अब गुची की एज भी 50 इयर्स के लगभग हो चुकी थी और गुचियो के 3 बेटे भी थे, ओल्दो, रोडोल्फो और वोस्को, और एक बेटी भी थी, ग्रिमाल्दा। और आगे चलकर ये तीनों ही गुची को एक इंटरनेशनल लग्जरी फैशन ब्रांड बनाते हैं। और बता दूं, ये जो गुची नाम है ये एक इटालियन सरनेम है और ये सरनेम इस ब्रांड का नाम है, गुची। लेकिन अभी तक गुची का स्टोर एक ही पर्टिकुलर एरिया में फेमस था और गुचियो भी इतने में खुश थे। लेकिन गुचियो के जो तीनों बेटे थे वे इसे एक बड़ा ब्रांड बनाने की सोच रहे थे। तो ये अपने फादर गुचियो के पास जाकर उन्हें कन्विंस करते हैं कि हमें एक दूसरी लोकेशन पर भी गुची का एक और स्टोर खोलना चाहिए। और थोड़ा सोचने के बाद गुचियो भी मान जाते हैं और ईयर 1938 में ये इटली की कैपिटल रोम में गुचियो का दूसरा स्टोर खोलते हैं। लेकिन इस स्टोर के खुलने के कुछ ही टाइम बाद गुची का बिजनेस एक मुसीबत में आ जाता है। तो देखो, ईयर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है और वॉर की वजह से इटली में लेदर की कमी पड़ जाती है और इससे गुची का बिजनेस अफेक्ट होना शुरू हो जाता है और ऐसा कई सालों तक चलता है। और इसके बाद ईयर 1945 में वॉर खत्म हो जाती है और अब तक गुचियो और उसके तीनों बेटे मिलकर ये लेदर वाली प्रॉब्लम को भी सोल्व कर चुके थे और ये लेदर की जगह थोड़ा थोड़ा बैम्बो और कैनवास का यूज करने लगते हैं। और वॉर खत्म होने के 2 साल बाद यानी ईयर 1947 में इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जिससे गुची के बैग्स की चर्चा इटली के बाहर भी होने लगती है। हुआ क्या था कि ईयर 1947 में ये बैम्बो और कैनवास से बना फीमेल हैंडबैग लॉन्च करते हैं और फीमेल्स की तरफ से इसे बहुत पसंद किया जाता है। और यहाँ तक कि हॉलीवुड स्टार्स जो रोम में घूमने आई उन्होंने भी गुची के इस बैम्बो बैग को बहुत पसंद किया और ये बैम्बो बैग गुची के लिए एक इनोवेशन साबित हुआ और आज भी ये गुची का सबसे आइकॉनिक प्रोडक्ट है।
इसके बाद गुची की डिमांड और भी तेज हुई और वहीं दूसरी तरफ गुचियो गुची की एज भी बढ़ रही थी। तो ओल्दो जो गुचियो का बड़ा बेटा था उसकी लीडरशिप में रोडोल्फो और वोस्को तीनों मिलकर गुची को एक्सपेंड करना शुरू करते हैं और ईयर 1951 में ये मिलान में भी एक स्टोर खोलते हैं और इसी ईयर ये ग्रीन रेड ग्रीन वाली वेब स्ट्रिप्स को भी इंट्रोड्यूस करते हैं जो गुची को एक नई पहचान दिलाती है और ये इतनी यूनिक और सुंदर है कि आज के टाइम में भी गुची के लगभग हर प्रोडक्ट में दिखती है। और इसके बाद ये गुची को इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपेंड करने की सोच ही रहे थे कि उसके पहले ही एक ट्रेजेडी हो जाती है। तो देखो जनवरी 1953 में गुची के फाउंडर गुचियो गुची की डेथ हो जाती है और इनकी डेथ से पूरी फैमिली को बड़ा झटका लगता है। और इसके बाद क्या होता है कि गुची के जो शेयर थे वे उसके तीनों बेटों ओल्दो, रोडोल्फो और वोस्को में बराबर बढ़ जाते हैं। लेकिन गुचियो की जो एक बेटी थी ग्रिमाल्दा उसे गुची का 1% भी शेयर नहीं मिलता और इससे गुस्सा होकर वो अपने तीनों भाइयों पर कोर्ट में केस कर देती है और जो कि ऑफिशियली वसीयत ओल्दो, रोडोल्फो और वोस्को के नाम थी तो वो ये केस हार जाती है और ऐसे ग्रिमाल्दा इस ब्रांड से बाहर हो जाती है और आगे अब तीनों मिलकर इस ब्रांड को चलाना शुरू करते हैं। और इसी ईयर यानी 1953 में ये यूएस के न्यूयॉर्क सिटी में सेवोय प्लाजा होटल 5th एवेन्यू की लोकेशन पर गुची का फर्स्ट इंटरनेशनल स्टोर खोलते हैं। और इसके बाद ये और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं जैसे बेल्ट, शूज, हैट्स और ये प्रोडक्ट्स भी हॉलीवुड जो स्टार्स थे उनके पास भी पहुंचते हैं जैसे एलिजाबेथ टेलर, ग्रेस केली, ऑड्रे हेपन और इनकी तरफ से भी गुची के प्रोडक्ट्स को बहुत पसंद किया जाता है। और जब कोई फेमस और रिच आदमी किसी प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं तो वो एक्सक्लूसिव तो बनता ही है, साथ ही एक्सपेंसिव भी बन जाता है और ऐसे यहाँ से गुची हॉलीवुड स्टार्स के जरिए और भी कंट्रीज में फेमस होता है। और इसके बाद ये ईयर 1960 में गुचियो गुची की याद में उनके नाम के इनिशियल्स का यूज करके ये GG वाला यूनिक डिजाइन लॉन्च करते हैं और इसे इटली की UIBM ऑफिस से ट्रेडमार्क करा लेते हैं। और इसी ईयर एक और मेजर इवेंट हुआ था, इन्होंने कॉन्स्टेंस नाम से एक और फीमेल बैग लॉन्च किया और यूएस के जो 35th प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी की वाइफ जैकलीन कैनेडी को भी ये बैग बहुत पसंद आता है और जो कि ये यूएस के प्रेसिडेंट की वाइफ थी तो यूएस में बहुत फेमस भी थी और ये गुची का बैग इनके पास बहुत बार देखा गया। तो आगे चलकर इस बैग का नाम कॉन्स्टेंस से जैकी बैग पड़ गया और ये बैग भी गुची के सबसे आइकॉनिक प्रोडक्ट्स में से एक बन गया। इसके बाद ईयर 1961 में लंदन की 22 ओल्ड बॉन्ड स्ट्रीट पर भी गुची का एक स्टोर खोलते हैं और ये अपने स्टोर्स ऐसी ही लोकेशंस पर खोलते हैं जहां रिच और फेमस लोग रहते हो ताकि वे आसानी से गुची के प्रोडक्ट्स को खरीद सके। और 1970s तक ये पेरिस, हांगकांग, टोक्यो, लंदन, पाल्म बीच जैसे बड़े शहरों में गुची के स्टोर्स खोल चुके थे। अब आगे देखो गुची की लीडरशिप गुची की नेक्स्ट जनरेशन संभालने वाली थी जिन्हें इसका कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये नई जनरेशन गुची को हमेशा के लिए खो देती है और फैमिली से अलग कोई और ही गुची का 100% शेयर होल्डर बन जाता है। तो देखो ओल्दो गुची के 3 बेटे थे, जॉर्जो, रोबर्टो और पाओलो, और रोडोल्फो का एक बेटा था मोरिजियो और वोस्को का एक भी बच्चा नहीं था। और ये मोरिजियो ही इस फैमिली बिजनेस का आखिरी ओनर था और प्लान तरीके से इसका मर्डर भी किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसने 1972 में पैट्रिजिया नाम की एक लड़की से शादी की थी और इसकी 2 बेटी भी थी। वैसे तो 1970 से इनका बुरा टाइम शुरू हो चुका था। इस ईयर गुची के मार्केट में धीरे धीरे फेक प्रोडक्ट्स आने शुरू हो चुके थे। इसके बाद फिर ईयर 1974 में वोस्को गुची की भी डेथ हो जाती है और जो कि वोस्को का एक भी बच्चा नहीं था तो इसका शेयर इसकी वाइफ को मिलता है और ओल्दो और रोडोल्फो दोनों मिलकर इसका शेयर खरीद लेते हैं। अब ओल्दो और रोडोल्फो दोनों 50-50% के शेयर होल्डर बन चुके थे। अब आगे ओल्दो क्या करता है कि ये अपने जीते जी अपना शेयर अपने तीनों बेटों जॉर्जो, रोबर्टो और पाउलो को बराबर बांट देता है और रोडोल्फो ऐसा नहीं करता क्योंकि रोडोल्फो के बेटे मोरिजियो ने 1972 में जिस लड़की से शादी की थी वो एक गोल्ड डिगर थी, यानी पैसों के अलावा उसके लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं थी और इस शादी से रोडोल्फो बिल्कुल खुश नहीं था। रोडोल्फो के मना करने पर भी मोरिजियो ने पैट्रिजिया से शादी की, इसलिए रोडोल्फो के जीते जी मोरिजियो को गुची का 1% भी शेयर नहीं मिलता। वही पैट्रिजिया मोरिजियो पर प्रेशर बनाती थी कि वो गुची का CEO बने और ऐसे इनकी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहे थे कि इन दोनों के मरने के बाद गुची को कौन चलाएगा। और इसके बाद फिर ईयर आती है 1983। इस ईयर में रोडोल्फो गुची की भी डेथ हो जाती है और इसकी डेथ के बाद अकेला मोरिजियो 50% शेयर होल्डर बन जाता है और बाकी फैमिली मेंबर्स के पास थोड़े थोड़े शेयर थे। तो यहाँ से मोरिजियो गुची पर अपना पूरा कंट्रोल लेने की सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ओल्डो का बेटा जो था पाउलो, वो खुद का परफ्यूम ब्रांड बनाने की सोच रहा था तो उसका फादर ओल्डो से ये करने से रोकता है, लेकिन वो नहीं मानता और पाउलो गुची के नाम से खुद का ब्रांड बनाता है।
और ये अपने फादर ओल्डो से भी गुस्सा था और ये क्या करता है कि अपने ही फादर पर यूएस में टैक्स चोरी का इल्जाम लगाता है और सबूत में यूएस अथॉरिटी IRS को डॉक्यूमेंट्स भी देता है। तो इसमें 1986 में यूएस में टैक्स चोरी के लिए ओल्डो गुची को 1 साल की जेल हो जाती है। और ऐसे मोरिजियो भी गुची में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था और जो पाओलो ने खुद का ब्रांड बनाया था वो भी नहीं चल पाता। और मैंने बताया था कि 1970s में ही गुची के फेक प्रोडक्ट्स आने लगे थे और अब यानी 1987 तक ये फेक प्रोडक्ट्स वाली प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी थी कि हर जगह गुची के फेक प्रोडक्ट्स दिखने लगे थे, जिससे अब गुची रिच लोगों के लिए एक्सक्लूसिव नहीं रहा था और इनका मैनेजमेंट भी वीक था। तो ऐसे गुची बड़े लॉसेस झेल रही थी। तो गुची को रिवाइव करने के लिए मोरिजियो क्या करता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए बेरिन की एक कंपनी थी इन्वेस्ट कॉर्प, इसे कन्वेंस कर लेता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और पाओलो का जो ब्रांड नहीं चल पाया था तो ये भी लॉसेस में था, तो ये अपना शेयर इन्वेस्ट कॉर्प को बेच देता है। और ऐसे बाकी भी जॉर्जो और रॉबर्टो भी अपने शेयर इन्वेस्ट कॉर्प को बेच देते हैं। और ऐसे एक बार की कंपनी लगभग 40% शेयर्स के साथ गुची में एंट्री कर चुकी थी, लेकिन अभी तक मोरिजियो ही मेजोरिटी शेयर होल्डर था और गुची अभी भी लॉसेस में ही थी। वहीं दूसरी तरफ मोरिजियो अपनी पर्सनल लाइफ से भी परेशान था और अब तक वो समझ चुका था कि उसका पैट्रिजिया से शादी करना उसका गलत डिसीजन था। तो इनका भी कोर्ट में डिवोर्स केस फाइल हो चुका था। वहीं गुची भी 1992 में $40 मिलियन का लॉस कर चुकी थी और ऐसे इन्वेस्ट कॉर्प भी तेजी से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही थी ताकि उसके हाथ में पूरा कंट्रोल हो। और फिर ईयर आती है 1993। इस ईयर में मोरिजियो भी हार मानकर अपना बचा हुआ 50% शेयर $170 मिलियन में इन्वेस्ट कॉर्प को बेच देता है और ऐसे पूरी गुची फैमिली अपने ही बनाए बिजनेस से बाहर हो जाती है। अब इन्वेस्ट कॉर्प 100% शेयर होल्डर बन चुकी थी। तो इन्वेस्ट कॉर्प 1994 में टॉम फोर्ड को गुची का क्रिएटिव डायरेक्टर और डोमिनिक डिसोल को गुची का CEO बनाती है और ये दोबारा गुची की इमेज को सुधारने में लग जाती है। तो ये फेक प्रोडक्ट्स के लिए फेक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज पर केस करके उन्हें बंद कराते हैं और जैसे यूएस, चाइना, जापान जैसी बड़ी कंट्रीज में भी गुची को ट्रेडमार्क कराते हैं। और जो कि इन्वेस्ट कॉर्प पहले से एक बड़ी कंपनी थी तो इसका मैनेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग था, तो ऐसे धीरे धीरे गुची की इमेज सुधरने लगती है। वहीं दूसरी ओर 1994 में मोरिजियो और पैट्रिजिया का भी डिवोर्स हो चुका था और अब मोरिजियो अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ने लगा ही था कि 27 मार्च 1995 में इटली मिलान में मोरिजियो अपने ऑफिस के बाहर था और एक शूटर ने आकर उसे 3 गोली मारी और उसकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और इसके बाद पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और 2 साल बाद यानी 1997 में पता चलता है कि मोरिजियो की वाइफ पैट्रिजिया ने एक शूटर को पैसे देकर मोरिजियो की डेथ कराई है और उसने ऐसा इसलिए किया कि वो एक गोल्ड डिगर थी। तो वो इस डिवोर्स से बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि डिवोर्स के बाद उसकी रिच और लग्जरी लाइफ खराब हो रही थी, इसलिए उसने गुस्से में आकर मोरिजियो को मरवा दिया और इसका प्लान वो 2 साल से बना रही थी। इसमें शूटर को उम्र कैद हो जाती है और पैट्रिजिया को 29 साल की जेल होती है। वही गुची भी अपने लॉसेस को कवर करके प्रॉफिट में आ चुकी थी और फिर से गुची एक लग्जरी और एक्सपेंसिव ब्रांड बन जाता है। और अभी की बात करें तो गुची के वर्ल्ड में 55 कंट्रीज में 529 स्टोर्स है और 2024 में गुची की वैल्यूएशन $26 बिलियन थी। थैंक यू।